नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नई हैंडबुक में अदालती फैसलों में अनजाने में रूढ़िवादी शब्दों का उपयोग करके लैंगिक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देने को लेकर आगाह किया है। इसके साथ ही इसने कहा है कि इस तरह के पूर्वाग्रहों से बचना चाहिए और इसके प्रति न्यायाधीशों को संवेदनशील होना चाहिए। प्रोस्टिट्यूट, हुकर, होर, कीप, मिस्ट्रेट, स्लट जैसे 40 शब्दों को लैंगिक पूर्वाग्रह वाला करार दिया गया है और उनकी जगह नए शब्द इस्तेमाल किए जाने की सलाह दी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बुधवार को हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स लॉन्च किया। इसमें उन शब्दों की सूची दी गई है कि किन शब्दों की जगह क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हैंडबुक को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड भी किया गया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले अदालती फैसलों में इस्तेमाल किए गए रूढ़िवादी शब्दों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ये शब्द अनुचित हैं और अदालती फैसलों में महिलाओं के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इस पुस्तिका का उद्देश्य उन फैसलों की आलोचना करना या उन पर संदेह करना नहीं है। ये सिर्फ ये रेखांकित करना है कि अनजाने में ही लैंगिक रूढ़िवादिता कैसे बनी रहती है। भारत की आज़ादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में मंगलवार को आधिकारिक रूप से शामिल हुए अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से निजी मुलाकात की इच्छा जताई। इसकी पुष्टि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी ने की है। कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण चक्रवर्ती ने बताया कि भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने भारत दौरे के दौरान निजी तौर पर राहुल गांधी से मुलाकात की इच्छा जताई थी। इसके लिए पार्टी को उनकी तरफ से औपचारिक और आधिकारिक आग्रह मिला था। चक्रवर्ती ने बताया कि अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के कुछ सदस्यों ने 2 दिन पहले हमसे संपर्क किया। उन्होंने राहुल गांधी से निजी तौर पर मुलाकात की इच्छा जताई थी। हमने सकारात्मक जवाब दिया कि एक बार राहुल गांधी के वायनाड से लौटने पर इसे शेड्यूल करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि हमने अमेरिकी सांसदों से राहुल गांधी से निजी मुलाकात के लिए आधिकारिक तौर पर अनुरोध करने को कहा था। इंडिया टुडे के अनुसार ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें उम्मीद है कि विदेश मंत्रालय इस तरह की निजी बैठक के लिए अनुमति देगा, इस पर चक्रवर्ती ने कहा, ये विदेश मंत्रालय और अमेरिकी डेलीगेशन के बीच की बात है। हालांकि मुझे यकीन है कि विदेश मंत्रालय को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। आखिरकार किसी देश के दौरे पर आए विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने विपक्ष के प्रमुख नेता से बैठक की मांग की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल होने के कुछ दिनों बाद रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति के लिए नॉमिनेट किया गया है। लोकसभा सचिवालय की ओर से बुधवार को बताया गया कि कांग्रेस सांसद अमर सिंह को भी समिति में नॉमिनेट किया गया है। मार्च में अयोग्य ठहराए जाने से पहले राहुल गांधी रक्षा पर संसदीय पैनल के सदस्य थे। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता 7 अगस्त को बहाल कर दी गई थी। दरअसल राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर टिप्पणी से संबंधित मामले में गुजरात की एक कोर्ट ने बीते मार्च के महीने में 2 साल की सजा सुनाई थी। आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तमाम पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी भी 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसीलिए अब प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई। मीटिंग में इस साल के अंत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर बात हुई। बैठक में पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित 15 सीईसी मेंबर्स पहुंचे। बता दें, साल के अंत तक 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं। पार्टी इसी की तैयारी में जुट गई है। अजीत पवार बीजेपी के साथ सरकार को चलाने में लगे हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान अजीत पवार से नाखुश है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी ने अजीत को जिस काम पर लगाया है उसमें अभी तक वो सफल नहीं हो पाए हैं। हालांकि ये खबरें अफवाहें भी हो सकती हैं, लेकिन राजनीति में जब तक पत्ता खुले ना तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस बीच कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने बुधवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत पवार के सामने शर्त रखी कि अगर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें शरद पवार को शामिल करना होगा। बता दें, अजीत पवार लगातार शरद पवार से मिल रहे हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर कुछ साफ नहीं है कि मिलने का कारण क्या है, लेकिन दावे नए किए जा रहे हैं। अजीत पवार और शरद पवार का बार बार मिलने ने महाराष्ट्र और विपक्ष गठबंधन में हलचल मचा दी है। इस बीच टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपने चाचा और एनसीपी संरक्षक शरद पवार के साथ अपनी गुप्त बैठक के दौरान 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा को समर्थन देने के लिए उन्हें 2 विशेष पेशकश दिए हैं। पूर्व सीएम के अनुसार अजीत ने शरद पवार से कहा
कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री या नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में जगह दी जाएगी और उनकी बेटी सुप्रिया सुले और राज्य एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल को केंद्र और राज्य सरकार में जगह दी जाएगी। नाम ना छपने की शर्त पर कांग्रेस के पूर्व सीएम ने दावा किया कि शरद पवार ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वो किसी भी तरह से बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बता दें, शनिवार को पुणे में एक डेवलपर के आवास पर अपने चाचा शरद पवार के साथ अजित पवार की गुप्त बैठक ने महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले और यूबीटी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने इस गुप्त बैठक पर नाराजगी जाहिर की थी। दूसरी ओर अजित पवार और शरद पवार दोनों ने कहा कि अपने परिजनों से मिलने में कुछ भी गलत नहीं है। शरद पवार ने नरम लहजे में कहा कि अजित पवार मेरे भतीजे हैं, चाचा भतीजे की मुलाकात पर इतना हंगामा क्यों है। अजित पवार के साथ बैठक में शरद पवार को ऑफर दिए जाने पर अब शरद पवार की खुद ही प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि अजित पवार से मीटिंग के दौरान किसी भी ऑफर पर बात नहीं हुई। अजित पवार ने कोई ऐसी बात बैठक के दौरान नहीं कही। शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस के नेता अगर कोई बयान दे रहे हैं तो इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पर लिया और कहा कि मणिपुर की स्थिति चिंताजनक है। हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री एक बार पूर्वोत्तर का दौरा करें और वहां के लोगों के बीच विश्वास पैदा करें, लेकिन ये प्रधानमंत्री के लिए महत्वपूर्ण नहीं लगा। शरद पवार ने कहा कि देश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के हाथ में है। उनकी भूमिका समाज में एकता बनाए रखने की है, लेकिन वे लोगों को बांट रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के द्वारा सरकारों को गिराने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं कि कैसे उन्होंने राज्य सरकारों को गिराया, जैसे गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिराने के बाद जो हुआ वो सभी ने देखा। बीजेपी द्वारा कैबिनेट पद की पेशकश किए जाने की खबरों पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि किसी ने भी मुझे कोई ऑफर नहीं दिया है और ना ही मुझसे कोई बातचीत की है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं के द्वारा सवाल उठाए जाने पर सुले ने संवाददाताओं से कहा कि आपको महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं से ही पूछना चाहिए कि वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गौरव गोगोई जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हूं, लेकिन मैं महाराष्ट्र में उनके नेताओं के संपर्क में नहीं हूं। बता दें, अजित पवार के साथ बार बार शरद पवार की मुलाकात के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन में हलचल मच गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले और उद्धव ठाकरे ने इसको लेकर बैठक भी की है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे 2024 के लिए प्लान बी पर काम कर रहे हैं, जिसमें शरद पवार की भूमिका नहीं होगी, क्योंकि सबको इस बात पर संशय है कि कहीं शरद पवार डबल गेम तो नहीं खेल रहे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल मची हुई है। दिल्ली के कांग्रेस नेताओं की बैठक में जहां कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और नेता राहुल गांधी ने 7 सीटों की तैयारी की बात कही, इस बीच आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन को लेकर ही सवाल खड़ा किया। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में भाग लेने पर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का कहना है, अगर कांग्रेस दिल्ली में गठबंधन नहीं बनाना चाहती है तो इंडिया गठबंधन में जाने का कोई मतलब नहीं है, ये समय की बर्बादी है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि इंडिया अलायंस की अगली बैठक में शामिल होना है या नहीं होना है। हालांकि दिल्ली कांग्रेस को सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को लेकर दिए गए अलका लांबा के बयान पर एआईसीसी दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का कहना है कि अलका लांबा एक प्रवक्ता हैं, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए वो अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। उन्होंने कहा, आज बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैं अलका लांबा के बयान का खंडन करता हूं। उन्होंने कहा कि मीडिया बीजेपी को मदद करने के लिए ये कर रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली के कांग्रेस नेताओं के साथ बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैठक की। जानकारी के मुताबिक बैठक में राहुल गांधी ने नेताओं से मिलकर काम करने, लोगों के बीच जाने और पार्टी लाइन के मुताबिक बयान देने की नसीहत दी। बैठक के बाद दिल्ली कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने कहा कि 3 घंटे तक चली बैठक में राहुल गांधी, खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल और दीपक बाबरिया जी मौजूद थे। हमें आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए कहा गया है। ये निर्णय लिया गया है कि हम चुनाव के लिए सभी 7 सीटों पर तैयारी करें और आज से लग जाएं। ये कहा गया है कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी सीटों को लेकर फैसला नहीं हुआ है, बस ये कहा गया है कि 7 सीटों पर तैयारी करें।
वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला करेगा। हमारी राजनीतिक मामलों की समिति और इंडिया गठबंधन दल की एक साथ बैठक में इस पर हम चर्चा करेंगे। असम भाजपा अध्यक्ष भावेश कलिता को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान भाजपा पार्टी मुख्यालय पर कथित तौर पर उल्टा तिरंगा फहराने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने गुवाहाटी स्थित भाजपा मुख्यालय में तिरंगा फहराया है, लेकिन उस समय तिरंगा उल्टा लटका हुआ था। इसके वीडियो भी फैल गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कलिता पर देशद्रोही गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाते हुए 3 लोगों ने मंगलवार शाम को नगांव सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। बुधवार को कलिता ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ता जो झंडा फहराने के प्रभारी थे वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि इसे उल्टा स्थापित किया गया था, इसलिए बिना हमारी जानकारी के ये उल्टा हुआ। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर भाजपा को घेर लिया है। स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ पर देश भर में बाइक रैली और जुलूस का आयोजन किया गया। इस दौरान लाखों लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर निकले। ऐसी ही एक रैली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक उल्टा तिरंगा लहराते दिख रहे हैं। पाठक जीप पर खड़े हैं और तिरंगा लहरा रहे हैं। उनके साथ काफ़ी लोग हैं। रैली किस शहर में निकाली जा रही है ये स्पष्ट नहीं है। अब समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे को मुद्दा बना लिया है और ट्वीट कर डिप्टी सीएम पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बाइक रैली का वीडियो शेयर करते हुए तीखा हमला किया गया। पार्टी के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि देश का अपमान करने में नंबर 1 है भाजपाई, इनकी देशभक्ति केवल दिखावे की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस जीतती है तो बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें भी कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है या जो दंगा फसाद करता है ऐसे किसी भी शख्स को नहीं बख्शेंगे। बता दें, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव से पहले कहा था कि दंगा फसाद करने वाले किसी भी संगठन को राज्य में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जिसमें पीएफआई हो या बजरंग दल। इसे लेकर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में काफी हंगामा मचा था और कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी थी। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं का सीधा लाभ आम आदमी को होगा। वायु प्रदूषण से परेशान शहरी आबादी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार देश के 169 शहरों में 10,000 ई-बस चलवाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने इसको लेकर बनी योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि पीएम ई-बस सेवा योजना पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इसमें से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और बाकी बचे रुपए राज्य सरकार देगी। योजना के तहत 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें देश भर में उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये बसें पीपीपी मॉडल पर संचालित की जाएंगी। उन्होंने बताया ये योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले 169 शहरों को कवर करेगी। ये योजना अगले 10 सालों तक बस संचालन का समर्थन करेगी। दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम अब आधिकारिक तौर पर बदल गया है। अब इसका नाम प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है। म्यूजियम के वाइस चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश ने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी है। ये नया नाम सोमवार से लागू है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नेहरू म्यूजियम का नाम बदलने के फैसले की आलोचना की। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी के पास भय, जटिलताओं और असुरक्षाओं का एक बड़ा बंडल है, खासकर जब बात हमारे पहले और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले नेहरू की आती है। उनका एकमात्र एजेंडा नेहरू और नेहरूवादी विरासत को नकारना, विकृत करना, बदनाम करना और नष्ट करना है। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी ने एन को हटाकर उसकी जगह पी डाल दिया है, लेकिन आज़ादी के आंदोलन में नेहरू के योगदान को वो नहीं ले सकते। नेहरू ने जिस लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक सोच वाला देश को बनाया था, पीएम मोदी और उनके बारे में ढिंढोरा पीटने वाले अब उसी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कांग्रेस नेता ने लिखा है, लगातार हमले के बावजूद जवाहरलाल नेहरू की विरासत दुनिया के सामने जीवित रहेगी और वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदले जाने पर कांग्रेस के हमले के बाद बीजेपी नेता रविशंकर ने जवाब दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए रविशंकर ने कहा, कांग्रेस, जयराम रमेश की सोच और प्रधानमंत्री मोदी की सोच में एक बुनियादी फर्क है।
कांग्रेस सोचती है कि जो हैं नेहरू जी हैं और परिवार है। मोदी पीएम बने तो उन्होंने सारे प्रधानमंत्रियों को नेहरू स्मृति भवन में स्थान दिया, उसमें लाल बहादुर शास्त्री को स्थान क्यों नहीं मिला? न इंदिरा गांधी थी, न राजीव गांधी और न ही मोरारजी देसाई, न चरण सिंह, न अटल बिहारी वाजपेयी थे। रविशंकर बोले, मोदी जी ने कहा कि जो भी भारत का पीएम है सबको स्थान मिलेगा। अभी तक अपनी स्वयं की मोदी जी ने नहीं लगाई है। ये है मोदी जी की सोच, सबको साथ लेकर चलना और सबको सम्मान देना। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 16 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध निर्माण को हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। लाइव लॉग के मुताबिक जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और एसबीएन भट्टी की बेंच ने मामले में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों की अवधि के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। 1 सप्ताह बाद मामले की सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता याकूब शाह की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि 100 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है, कुल 70 से 80 घर बचे हैं, पूरा इलाका बेकार हो जाएगा। उन्होंने कहा यह बुलडोजर अभियान उस दिन चलाया गया जब उत्तर प्रदेश की अदालतें बंद थीं। दरअसल ये मामला कृष्ण जन्मभूमि के आसपास बस्तियां तोड़ने से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के नूह जिले में 31 जुलाई को हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में काफी पूछताछ के बाद नूह पुलिस ने मंगलवार को गोरक्षक बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, बिट्टू बजरंगी वही शख्स है जिनके नूह में आयोजित जलाभिषेक यात्रा से पहले कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। अब बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी की खबर के बाद विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी की टिप्पणी आई है। विश्व हिंदू परिषद ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक हैंडल से लिखा है, राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी, जिसे बजरंग दल कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसका बजरंग दल से कोई भी संबंध नहीं है। उसके द्वारा कथित रूप से जारी किए गए वीडियो की सामग्री को भी विश्व हिंदू परिषद उचित नहीं मानता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।